नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी भाई बंधुओं का हमारे एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद है, आशा है आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन और अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट है साथी, हम यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड और जिस प्रकार से पेपर में आने की अधिक से अधिक लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कठिन यानी हार्ड हो सकता है एग्जाम में, उस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे आज आप अपने लेवल को चेक करेंगे, क्या आप भी इस तरीके से तैयार हैं? अगर इस टाइप का पेपर आ जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं पहले से ही? तो इसी के लिए हम साथी आप सभी के साथ जुड़े हैं और आज हम एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम क्लास को शुरू कर देते हैं और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और क्लास को शेयर कर देंगे जो सभी साथी के पास जो भी यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ज़्यादा टफ तो नहीं है, बट एक बेसिक है, आराम से समझेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एनएस शिक्षा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे ये पीडीएफ मैं वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे गद्यांश से ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ गद्यांश से 10 क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। गद्यांश से 10 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम गद्यांश को आसानी से धीरे धीरे समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे साथी, आंसर देने का प्रयास करेंगे। गद्यांश है संस्कृत। संस्कृत किसी राष्ट्र की संस्कृत साथी किसी राष्ट्र की सामूहिक चेतना की वह सूक्ष्म अभिव्यक्ति है जो सदियों के चिंतन, मनन और जीवन मूल्यों के मंथन से अवशोषित होती है। सभ्यता जहाँ वाह्य चकाचौंध और भौतिक संपदा का प्रतीक है, वहीं वहीं क्या है, संस्कृति संस्कृत क्या है साथी, अंतःकरण का परिष्कार है। आज का मानव बौद्धिक रूप से जितना प्रखर हो रहा है, आत्मिक रूप से उतना ही विपन्न। विज्ञान और तकनीकी की वैसाखियों पर टिकी आधुनिकता में हमें गति तो दी है, परंतु हमारी मति को कुंठित कर दिया है। जब तक हम क्या करेंगे, जब तक हम अपनी संस्कृति धरोहर के शाश्वत मूल्यों, सहानुभूति, समरता और त्याग को पुनः अंगीकार नहीं करते, तब तक प्रेरित का यह रथ एकांगी नहीं रहेगा। वैश्वीकरण के इस दौरान में सांस्कृतिक घालमेल और अस्मिता का संकट गहरा है। इसे उभरने के लिए विवेक निष्ठ दृष्टिकोण अपरिहार्य है। चलो हम क्वेश्चन पे आंसर की बात कर लेते हैं। हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। गद्यांश के अनुसार जो संस्कृत और सभ्यता है साथी, इसका मुख्य अंतर क्या है, यही आपको बताना है। संस्कृत और सभ्यता का मुख्य अंतर क्या है? तो हम ऑप्शन न देखेंगे, सीधा हम पहले यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे बताया है जो संस्कृत है साथी, वो क्या है, ये एक चेतना है। क्या है वो? चेतना है जो चिंतन, मनन और जीव मूल्यन के मंथन से अवशोषित होती है। जो संस्कृति है वो क्या है, आंतरिक है, यानी अंदर से जो उत्पन्न होता है। और यहाँ पे ये जो सभ्यता है वो क्या है, बाह्य चकाचौंध है, जो भौतिक संपदा है। तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आंसर खोजना है। तो इस अकॉर्डिंग जब हम आंसर खोजेंगे तो यहाँ पे देखेंगे संस्कृत क्या व्याय है, यानी साथी संस्कृत जो है आंतरिक है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं भाई, ये तो अंतर तो है। यहाँ पे दिए गए जो सभ्यता है भौतिक प्रगति है, बाह्य है, तो ये वाला सही हो जाएगा। और संस्कृत कैसा है, आंतरिक परिष्कार है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। लेखक के अनुसार लेखक के आधुनिक मानव को आत्मिक रूप से विपन्न क्यों कहा गया? आत्मिक रूप से विपन्न क्यों कहा गया है? आत्मिक रूप से विपन्न साथी क्यों कहा गया है, हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, आत्मिक रूप से विपन्न, आत्मिक रूप से उतना ही विपन्न होता है। आज का मानव बौद्धिक रूप से जितना प्रखर हो रहा है, बौद्धिक रूप से यानी बुद्धि के रूप से, तो उतना ही आदमी क्या होता है, आत्मिक रूप से उतना ही प्रखर हो रहा है। तो हमें बौद्धिक देखना है, तो बौद्धिक यहाँ ऑप्शन सी में देखेंगे, क्योंकि वो बौद्धिक बौद्धिक विकास के साथ मानवीय व नैतिक मूल्य घट रहे हैं। क्योंकि वो क्या हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हो रहा है कि जितना प्रखर होगा यानी बिखरता जाएगा, फैलता जाएगा, वो उतना ही क्या हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगला गद्यांश है कि आपको बताना है प्रयुक्त विवेकनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है। विवेकनिष्ठ में कौन सा समास है? क्या अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि समास है, या अधिकरण तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है?
बताएंगे कौन सा समास है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विवेक, विवेक में निष्ठ, विवेक में निष्ठ, यानी विवेक में निष्ठा रखने वाला, विवेक में निष्ठा रखने वाला। तो क्या हो जाएगा, में साथी क्या है, ये कारक चिन्ह है। में किसका दर्शाता है, अधिकरण को दर्शाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। में और पर, में और क्या क्या करते हैं ये साथी, अधिकरण तत्पुरुष के कारक चिन्ह है। यहाँ पे अव्यय की बात ही नहीं है, जहाँ पे पहला पद अव्यय होगा वहां पे अव्ययी भाव समास। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान, कर्मधारय में साथी विशेषता तुलना की बात की जाएगी। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। अपरिहार्य शब्द का सही विलोम और अर्थ क्रमशः क्या होगा, इसका विलोम बताना है और सही अर्थ भी बताना है। तो परिहार्य ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों में सेम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो अर्थ है साथ ही ये अलग दे रखा है, तो आपको अर्थ सही के जो सही अर्थ होगा उस वाले विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे। अपरिहार्य, अपरिहार्य का अर्थ साथी क्या होता है, जिसका त्याग न किया जा सके, जिसका त्याग न किया जा सके उसको कहते हैं अपरिहार्य, और जिसका त्याग किया जा सके उसको कहते हैं परिहार्य। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अनिवार्य साथी जो आवश्यक हो, इसका विलोम हो जाएगा ऐच्छिक, इसका विलोम क्या हो जाएगा, ऐच्छिक या वैकल्पिक, जो इच्छा पर निर्भर होता है। जो आवश्यक हो, जो आपकी इच्छा पर निर्भर हो, उसको वैकल्पिक या ऐच्छिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण शब्द में मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय का सही विन्यास है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्विक शब्द में मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय सही विन्यास है। साथ ही अगर वैश्विक शब्द को हम अलग अलग कर, हम तो अलग अलग तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे उपसर्ग नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे उपसर्ग तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब हम इसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग शब्द को करेंगे, तो क्या बनेगा, विश्व धन इक धन करण हो जाएगा। विश्व में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा, विश्व में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा शब्द, वैश्विक बन जाएगा। क्या बनेगा, वैश्विक बनेगा। और करण के कारक क्या हो जाएगा, करण के कारक क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें इक और करण यहाँ पे क्या है, दो प्रत्यय हैं। कितने प्रत्यय हैं, दो प्रत्यय हैं। बाकी सारे ऑप्शन ईकरण, कुछ शब्द ही नहीं होता, ईकरण ईकरण ईकरण। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो साथी इक का नियम होता है, इक का नियम क्या होता है, जैसे अगर इक का नियम, इक के पहले ये क्या हो जाए, यदि पहले अक्षर में, यदि पहले अक्षर में जैसे व के में जो स्वर है, व में जो स्वर है यहाँ पे ई हो जाए, छोटी ई, बड़ी ई या ए आ जाए, तो हमेशा क्या होगा, ऐ होगा। क्या बनाएगा साथी, ए हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बना है, वैश्विक बना है, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला काव्य अंश है, इसको हमें पढ़ना है और इसके रिलेटेड, इससे रिलेटेड हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करना है। तो पढ़ेंगे, क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्षण भर रुककर विश्राम करो, किसके बल पर अभिमान करो, यह तुच्छ मरणशील मानव, मिट्टी का पुतला है केवल, पर अमर चेतन का शबल, जिसने इस भू को स्वर्ग किया, श्रम के स्वेद कण से सींच सींच, मरुथल को भी रसपूर्ण किया, मत कहो कि जग अधियार है, अपनी आंखों का दीप बच। तुम पुरुष सिंह हो, उठो वीर, भाग्य के भरोसे मत बैठो। एक प्रसिद्ध काव्य है साथी, इसमें सीधा सीधा क्या झलक रहा है, वीर रस। कौन सा झलक रख रहा है, वीर रस। कौन सा गुण है, ओज गुण। कौन सा गुण है, ओज गुण। जहाँ पे वीर रस होगा वहां पे क्या होगा, ओज गुण हमेशा ही होगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। पहला जो क्वेश्चन है, श्रम के स्वेद कण से सींच सींच, इस पंक्ति में किस कवि किसका महत्व रेखांकित कर रहा है। तो यहाँ पे जब देखेंगे साथी, श्रम, श्रम का अर्थ होता है मेहनत, मेहनत, और स्वेद, स्वेद का अर्थ होता है पसीना। स्वेद कण यानी पसीने की जो बूंद है उससे संबंधित है। सींच सींच यानी सींच सींच का अर्थ हो जाएगा एक प्रकार से सींचना, यानी सींचना यानी संभव करना किसी कार्य को। इसका अर्थ हो जाएगा कठोर परिश्रम और पुरुषार्थ। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जीवन की सफलता, जैसे श्वेत कण का मतलब हो जाएगा जीवन की सफलता, या आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो श्वेत के कण यानी अपने कठिन परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ से आप क्या कर सकते हैं, उसको सींच कर सकते हैं, उसको संभव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर।
उपर्युक्त काव्यांश में मुख्य रूप से कौन सा रस और गुण विद्यमान है? तो हमने आपको बताया साथी, जो रस है वो वीर और ओज का है। हमने आपको पहले बताया। क्या वहाँ पे शोक की बात की गई है? तो बिल्कुल नहीं की गई। वहाँ पे क्या शांत रस की बात है? बिल्कुल नहीं। क्या क्रोध, वहाँ पे गुस्सा कुछ ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे वहाँ पे ओज गुण है। जहाँ पे ओज गुण होगा वहाँ पे वीर वीर रस जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताने से पहले आप सेशन को शेयर जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुम पुरुष सिंह हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? क्या उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार है? उपमा अलंकार में साथी एक चीज पहचान के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्या साथी? वहां पे जो वाचक शब्द होते हैं सा सी सम सरिस, ये शब्द का प्रयोग होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, ये नहीं हो सकता। मनु मानो जन जानो, किसी चीज को मनु मानो जन जानो मान लिया जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, नहीं है। अतिशयोक्ति साथी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के जब बात किसी को पेश किया जाए, अतिशयोक्ति यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा कि बाण 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 ने पहुंचे वीर के, बाण न पहुंचे पहुंचे बाण न पहुंचे वीर के, बाण न पहुंचे वीर के, शत्रु गिरे बेहाल, शत्रु गिरे बेहाल। अगर इसमें पूछा जाए यानी बाण पहुंचा ही नहीं, शत्रु मर गया, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के अधिक वर्णन किया जाए, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पीछे पहाड़, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ पे बचता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। यहाँ पे देखेंगे, तुम पुरुष सिंह हो, पुरुष को सीधा सिंह बता दिया गया, अभेद रहित आरोप, सीधा पुरुष सिंह, पुरुष को सीधा शेर बता दिया गया। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। सीधा सीधा अभेद रहित आरोप, जहां पे भी हो, चरण को कमल, ये सब क्या हो जाएंगे? रूपक अलंकार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? चंद्र को मुख बता दिया जाए, चरण को कमल बता दिया जाए, पुरुष को सिंह बता दिया जाए, यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। मरुथल, मरुथल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा साथी। ये शब्द होगा क्या? मरुस्थल। क्या होगा? मरुस्थल। ये शब्द कुछ मरुस्थल इस प्रकार से है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा। आपको कौन सा संधि विच्छेद होगा इसमें बताना है, और कौन सी संधि है दोनों बताना है। तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मरुधन थल। क्या हो जाएगा? मरुधन थल हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के साथ क्या आता है? बाद त या थ आता है, तो विसर्ग का किस में परिवर्तित हो जाता है? आदेश श में परिवर्तित हो जाता है, तो बन जाता है मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। स्वेद, स्वेद शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव रूप बताना है। स्वेद यानी तत्सम है, इसका हो जाएगा पसीना, पसीना हो जाएगा। साथ ही अश्रु, आंसू का हो जाएगा अश्रु, आंसू का अश्रु हो जाएगा। ये साथी कैसा शब्द होगा? तत्सम। तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं। स्वेद का क्या हो जाएगा? सफेद, स्वेद का क्या हो जाएगा? श्वेत, सफेद का हो जाएगा श्वेत। शीत का ठंडा या जाड़ा, ठंडा या जाड़ा। ये साथी तद्भव होगा, हमेशा याद रखना तद्भव। ये कैसा शब्द है? ये तत्सम है। कैसा शब्द है? तत्सम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से शुरू होता है, आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मिठास, युवा, मिठास साथी भाव है, युवा अवस्था का नाम है, ये भी भाव है। चतुराई, गंगा, लेकिन साथी गंगा एक विशेष नदी का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो यानी ए वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया है बुढ़ापा अवस्था है, चालाकी, उदासी, लेकिन पुस्तक, पुस्तक क्या है? संपूर्ण पुस्तक की जाति का बोध हो रहा है, ये वाला भी राइट आंसर नहीं हो सकता। अमरता, शत्रुता, सेना, पंडित, सेना साथी कैसा शब्द है? समूहवाचक संज्ञा है। कैसा है? समूहवाचक संज्ञा है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कौमार्य, सौहार्द, वात्सल और नैपुण्य। नैपुण्य साथी ये सारी सभी क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। नैपुण्य यानी पूर्ण होने का जो भाव होता है, नैपुण्य यानी जो पूर्ण होने का भाव होता है। वात्सल यानी जो माता पिता का प्रेम होता है वो होता है।
सौहार्द यानी सुहृदय का जो भाव होता है, सुहृदय का जो भाव होता है। कौमार यानी कुमार होने की अवस्था, कुमार एक अवस्था है, होने की अवस्था या भाव को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शायद आज संध्या को वर्षा हो, वाक्य अर्थ के आधार पर किस भेद के अंतर्गत आता है? तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 8। वहीं पे रचना के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। शायद आप यहाँ पे इच्छा क्या प्रकट कर रहे हैं? क्या इच्छा यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं भगवान वर्षा हो जाए? अगर मैं ऐसा सोचता भगवान वर्षा हो जाए, ये मेरी इच्छा है, तो यानी ये वाक्य गलत हो जाएगा। विस्मयाद बोधक, अरे वर्षा हो रही है, अरे वाह इतना सुंदर दृश्य है, तो ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होता। यदि बादल क्या होते हैं? यदि बादल घिरेंगे तो वर्षा होगी। एक वाक्य, एक कोई वाक्य होगा दूसरे वाक्य पे निर्भर होगा, यानी एक कथन दूसरे कथन पे निर्भर होगा, वहां पे संकेतवाचक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेह। शायद, शायद आज वर्षा हो, शायद मोहन कल जाए, संभवतः कल कार्य होगा। तो ये सब संदेहवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पे दिया है वांग्मय, वांग्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाक धनमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक धनमय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है साथी मेरे? तो व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का नियम है कि कोई भी वर्ड हो, सभी वर्गीय व्यंजन का जो पहला वर्ड होता है क च ट त प म, ये जो होते हैं खाली, अगर इनके बाद क्या आ जाए, इनके बाद पंचमाक्षर म या न आ जाए, तो जो ये पहले वर्ड होते हैं वो हमेशा किस में बदलते हैं? अपने पांचवें में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? पांचवें में बदलते हैं। तो वहां पे इसलिए हो जाएगा वांग्मय हो जाएगा। यथाशक्ति कृताकृत में कौन सा समास है? यथाशक्ति कृताकृत में कौन सा समास है बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे यथा, यथा साथी क्या है? एक अव्यय है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पे तत्पुरुष नहीं हो सकता, कर्मधारय भी नहीं हो सकता, यहाँ पे अव्ययी भाव है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अभी इसको हम राइट यहाँ पे नहीं कर सकते। कृताकृत, कृताकृत करता अर्थ हो जाएगा किया या बेकिया। किया बेकिया यानी दोनों शब्द विशेषण है। जहाँ पे दोनों शब्द विशेषण हो वहां पे कर्मधारय समास होता है, न कि द्वंद्व समास होता है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यहाँ पे 100% करेक्ट हो जाएगा। कृताकृत में पूछा जाए कौन सा समास है तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है ये आपको बताना है। अट्टारिका, अचरज, कपाट। तो यहाँ पे देखेंगे साथी जो कपाट है ए और सी, अचरज, अचरज कैसा शब्द है? ये साथी तद्भव शब्द है। इसका जब तत्सम होता है क्या होगा? आश्चर्य हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। अट्टालिका और कपाट ये दोनों तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ऐसे शब्द हैं जो तद्भव नहीं है। अट्टालिका यानी हो जाएगा अटारी, अटारी हो जाएगा। कपाट का हो जाएगा साथी किवाड़, कपाट का क्या हो जाएगा? किवाड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द कौन सा है? सही विलोम शब्द कौन सा है? नहीं है, सॉरी मैंने भी नहीं पढ़ा। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। यहाँ पे नहीं है। रिजु का वक्र साथी सही होता है, इसका हो जाएगा सीधा और टेढ़ा। अनुराग यानी प्रेम, विराग, उदासीनता हो जाएगा। व्यष्टि, समष्टि ये भी सही है। लेकिन साथी श्लाघा और प्रशंसा, श्लाघा और प्रशंसा क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। क्या है? पर्याय है। इसका विलोम हो जाएगा निंदा। क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। पादप, विटप, दरखस्त किसके पर्यायवाची शब्द है? पादप, विटप, दरखस्त साथी ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए क्या? तरु, इसके अलावा तरु पूछा जाए, या पूछा जाए आपसे ध्रुम या रुख, रुख, साखी, वृक्ष, पेड़, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? वृक्ष के हैं। कमल के जो पर्यायवाची शब्द है जिसमें हो जाएगा पंकज, पंकज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, जलज हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा, राजी हो जाएगा। पक्षी का हो जाएगा द्विज, द्विज पक्षी का पर्यायवाची होता है खग, विहग, खग, विहग, अंडज। जंगल का वन, कानन, विपिन, वन, कानन, कांतार, विपिन।
अरण्य, ये सब जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानने की इच्छा रखता हो और जो सब कुछ जानता हो, दोनों के लिए आपको सही शब्द युग्म बताना है। जो सब कुछ जानता हो, हमेशा साथी जानने की जो इच्छा रखता है, हमेशा ऊ का प्रयोग होगा, लास्ट में ऊ हमेशा मिलेगा। तो जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं, जानने की इच्छा रखता हो उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला या रखता हो। और उसके अलावा साथी क्या होगा, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। थोड़ा जानता हो यानी जो कम जानता हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। मुमुक्षु यानी जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो, जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो उसको मुमुक्षु कहते हैं। सर्वज्ञ आपको पता है, जो सब कुछ जानता हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। नीली कमीज पहने वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य है। हमने आपको बताया कि रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। यह क्या मिश्र वाक्य है, क्या सरल वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, क्या उपवाक्य है, बताएंगे। जो मिश्र वाक्य होते हैं साथी, वो क्या होते हैं, आश्रित होते हैं एक दूसरे पे, उसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे अगर ये वाक्य ऐसे कुछ हो जाता कि जो नीली कमीज पहने हैं, जो नीली कमीज छात्र पहने हैं, कॉमा लग जाता, उसके बाद उसे ये कलम दे दो। जो नीली कमीज छात्र पहने हैं उसे ये कलम दे दो, यानी कॉमा लगा होता, यानी उस पर आश्रित होता तो हो जाता, तो ये यहाँ पे नहीं है। संयुक्त वाक्य किंतु परंतु इसलिए और इस सभी से जोड़ते हैं, क्या होते हैं, वो एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, दो स्वतंत्र होते हैं, दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, क्या होते हैं, किंतु परंतु इसलिए से जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर 100% हो जाएगा। सरल वाक्य, यहाँ पे एक उद्देश्य एक विधेय हो, वहां पे सरल वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है, उधो जोग जोग हम नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम इस योग्य के योग्य नहीं हैं, हम इस साधना के योग्य नहीं हैं, गोपियां कहती हैं। तो क्या यहाँ पे वर्डों की आवृत्ति हुई है, क्या यहाँ पे सासी सम जैसा कुछ आया है, क्या यहाँ पे अर्थ चिपके हुए हैं। यहाँ पे दो शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ है। एक योग का अर्थ है योग साधना से, एक योग का अर्थ है साथी योग्यता से, योग्य नहीं है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम इस योग साधना के योग्य नहीं है। मजा आ रहा है ना प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। साथ ही अनेक होता है, अनेकों कभी नहीं होता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये भी सही हो जाएगा। वहां भारी भरकम भीड़ थी, सामान थोड़ी है जो भारी भरकम है उसको उठा नहीं पाओगे साथी, बहुत भीड़ होता है, भारी भीड़ होता है, भरकम क्या होता है। तो यहाँ पे यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसने अपनी बात स्पष्टीकरण के साथ कही, यह भी वाक्य पूरी तरह से सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अंगार सिर पर धर लेना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। जब आप अंगार अपने सिर पे रखते हैं, इसका मतलब है कि आप कोई चीज जानबूझ के कार्य कर रहे हैं, यानी कठिन विपत्ति सहना या शिक्षा से गंभीर खतरा मोल लेना, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कनक कनक वाले सुप्रसिद्ध दोहे में प्रयुक्त छंद कौन सा है और कौन सी मात्रा है। तो यहाँ पे बता ही दिया ये दोहे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहा। कनक कनक में कौन सा अलंकार हो जाएगा साथी, तो यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार हो जाएगा। अगर पूछा जाए दोहा के विषम चरण होते हैं, जो विषम पहला और तीसरा होता है वहां पे 13 और 11 मात्राएं होती हैं, और जो विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, कुल 24 मात्राएं, लेकिन 11-13 पे विराम होता है। चौपाई में कुल कितनी मात्राएं हैं, तो 16-16 मात्राएं होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोठा होता है, जो 11 और 13 होती हैं मात्राएं, कुल 24 मात्राएं। रोला में 24 मात्राएं होती है, लेकिन इसमें 11-13 पे भी विराम होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष, उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, साथ ही बताना इसमें कौन सी संधि होगी साथी मेरे, इसमें कौन सी संधि होगी उपसर्ग में, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उत धन कर्ष, क्या होगा, उत धन कर्ष, उत धन कर्ष हो जाएगा। यहाँ पे त का त किसमें परिवर्तित हो जाएगा, त साथी यहाँ पे छोटा है, त हलंत है, तो त यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधे त के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और उसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि का नियम है, किसका है, व्यंजन संधि का। और इसका जो विलोम हो जो संधि विच्छेद होगा उतधन कर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। वह अचानक रो पड़ी। इस वाक्य में अचानक शब्द किस अव्यय का है, किस क्रिया विशेषण के भेद का है? क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक साथी जब आप क्रिया में कब लगाएंगे और उससे प्रश्न करेंगे, जैसे मुझे कल जाना है। कब जाना है? कल। कल जवाब मिला, वो क्या हो जाएगा? कालवाचक। क्रिया के समय का जो बोध कराएगा। वहीं पे स्थानवाचक, स्थानवाचक में आपको कहाँ जाना है, आप क्रिया से कहाँ से प्रश्न करेंगे, मुझे अंदर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाजार जाना है, कहाँ जाना है भाई आपको बता दो। तो यहाँ पे जब कब लगाएंगे क्रिया से, कब से प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। परिणाम में साथी क्रिया से कितने से प्रश्न करेंगे, कितना, मात्रा की बात होगी, परिणाम में मात्रा की बात होगी, कितना, तो वहां पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रीतिवाचक साथी क्या होता है? कैसे। क्रिया से आप कैसे से प्रश्न करेंगे तो वहां पे वह कैसे रो पड़ी। कैसे रो पड़ी भाई? अचानक रो पड़ी। कैसे जाना है? ध्यान पूर्वक जाना है। कैसे जाना है? ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक हो गया, अचानक हो गया, धीरे धीरे हो गया, ये सभी क्या है? रीति है। क्रिया के तरीके, ढंग का बोध, रीति का बोध होता है, वहां पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी 100% करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से कुछ साहित्य के क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है और कौन कहा है, ये भी आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत साथी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, केशव दास जी को कहा जाता है। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसका नाम है साथी, क्या नाम है? रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका हो गया, विज्ञान गीता हो गया, विज्ञान गीता हो गया, विज्ञान गीता हो गया, रामचंद्रिका हो गया। इसके अलावा रसिक प्रिया हो गया, कवि प्रिया हो गया, कवि प्रिया, कवि प्रिया। ये सब रचनाएं किसकी है? ये सब केशव दास जी की है। वहीं पे पूछा जाए, घनानंद जी जो है प्रेम पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बिहारी लाल जी की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। दोहों की संख्या लेके अलग अलग विद्वानों का अलग मत है, लेकिन 713 सबसे प्रमाणिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा पंदन की नहीं है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ज्ञानपीठ यहाँ पे साथी होना चाहिए था नहीं, नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है जिसके लिए उन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? प्रसाद की है। चामा किसकी रचना है जिसे 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की है। इन्हें साथी वर्ष 1982 में क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आपको याद रखना है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है, जिन्हें उपन्यास सम्राट, कलम का जादूगर वगैरह कहा जाता है। तो चिदम्बरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिदम्बरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें वर्ष 1968 में मिला था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कबीरदास जी की जो भाषा है सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी साथी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है और पंचमेल खिचड़ी बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का इन्हें क्या कहा है? डिक्टेटर कहा है, या वाणी का तानाशाह, या भाषा का तानाशाह, या भाषा का डिक्टेटर कौन कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 और 30 आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर दे देंगे कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता? बताएंगे। क्या व्याकरण अनुवाद विधि में, सूत्र विधि में, द्विभाषी में, प्रत्यक्ष विधि में? तो साथ ही सब में बनाया जाता है मातृभाषा को मध्यस्थ। सिर्फ प्रत्यक्ष विधि में क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष विधि आती है, इसमें जब शिक्षार्थी को लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आप जो लक्ष्य भाषा सिखा रहे हैं उसी पे ही ध्यान केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण
का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण, यानी आप किसी चीज़ की निदान, यानी पहले आप क्या करते हैं, छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, इसको कहते हैं निदानात्मक। क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। जब आप छात्रों की त्रुटियों की पहचान करते हैं तो उसको कहते हैं निदानात्मक, और जब इस त्रुटियों को क्या कहते हैं, साथ ही कमियों को दूर करते हैं, उसे कहते हैं उपचारात्मक। ऑप्शन नंबर बी वाला 100% यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपचारात्मक यानी आप छात्रों की अधिगम संबंधी कमियों या कमजोरियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं, उपचार करते हैं, मरहम लगाते हैं, दवा लगाते हैं। ठीक है, ठीक है साथी, बताएंगे ये मॉक टेस्ट, इसका लेवल लेवल मॉडरेट लेवल था, मॉडरेट, बहुत हाई नहीं था, लेकिन एक अच्छा पेपर आप कह सकते हैं। उम्मीद बना सकते हैं कि इस टाइप अगर आप तैयार रहेंगे तो जिस भी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएंगे आप उस प्रकार से फोड़ के आएंगे और अपना 30 में से बताएंगे कि आपका कितना स्कोर बना है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही शानदार जानदार प्रैक्टिस चेक के साथ। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनएस शिक्षा पे जरूर ज्वाइन कर लेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे भाई बंधु।